हाँ, देखें जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। आओ भाई साहब, हम लोग देखते हैं कि डीएलएड के क्वेश्चंस में कितना दम है। क्योंकि हमारे दिमाग में बस एक ही चुल बैठा हुआ है भैया, कि किसी भी तरह से डीएलएड के एग्ज़ाम को क्रैक करना है और अच्छा नंबर स्कोर करना है, जिससे गवर्नमेंट कॉलेज बना मिल सके। तो अगर आप तक अभी तक आपने मेरे किसी भी वीडियो को नहीं देखा है तो भैया डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, सारे वीडियो को जाके देख लो। क्योंकि मैं इस सारे वीडियो में बता रहा हूँ अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए हम लोग इस लेक्चर 3 को, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं इंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 के लिए। और ये जो हमारा टॉपिक है वो मैथ्स का है। तो चलिए सबसे पहले आते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया हुआ है, अगर मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपने उस सारे वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वन बाय वन सारे वीडियो को देखो, तभी आप सारे टॉपिक और कॉन्सेप्ट्स को समझ पाओगे। क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाता हूँ, मैं इसके बीच के पीछे का थ्योरी भी बताता हूँ कि किस तरह से ये क्वेश्चन बनाया गया है। पहला क्वेश्चन में कहता है कि यदि x1 x2 x3 और डॉट 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 xn का माध्य x बार है, ठीक है, यानी कि x1 x2 डॉट 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 xn का जो माध्य दिया गया बेटा, इसका जो माध्य है वो x बार है। फिर कह रहा है कि x1 प्लस ए, ठीक है, फिर कह रहा है x2 प्लस ए, ठीक है, बाद में यही कह रहा है x1 प्लस ए x2 प्लस ए डॉट 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 xn प्लस ए का माध्य होगा। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे ना बेटा, तो यहाँ पे a ऐड कर दिया गया है हर एक टर्म में, यानी पहले वाले सारे टर्म में क्या ऐड कर दिया गया है, a। और इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी भी दिए गए सभी संख्याओं के माध्य में किसी संख्या से गुना या भाग कर दिया जाए तो उसके माध्य में क्या परिवर्तन होगा। तो भैया यहाँ भी देख लो कि यहाँ पे क्या किया गया है, कि यहाँ पे अगर एक तरह से समझा जाए तो सभी माध्यों में, ठीक है, सभी माध्यों में ए जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि अगर ए जोड़ दिया जाएगा तो उसके माध्य में प्लस ए का फर्क आएगा, सिर्फ प्लस ए का फर्क आएगा, ठीक है। अगर सभी माध्यों में ए जोड़ सॉरी सभी संख्याओं में ए जोड़ दिया जाए, यहाँ पे थोड़ा सा हाँ, यहाँ पे क्या किया जाए, यस, सभी संख्याओं सभी संख्या में क्या करेगा बेटा, ए जोड़ देगा तो ए प्लस ए का फर्क पड़ेगा। और यदि सभी संख्याओं में ए घटा दे बेटा, ए घटा दे तो एक्स बार माइनस ए हो जाएगा। यही सिंपल सा तरीका है, ठीक है। गुना वाले के लिए उस वीडियो को देख लेना, यहाँ प्लस और माइनस वाला भी क्लियर हो गया। प्लस वाले में सिर्फ प्लस ए होगा और माइनस वाले में सिर्फ माइनस ए होगा। और इस तरह से अगर देखा जाए तो इसका ऑप्शन सी सही है। क्लियर है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि बिंदुओं ए का कोऑर्डिनेट 3 4 है एवं बी का कोऑर्डिनेट -5 4 को मिलाने वाली रेखा ए बी के लिए निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे रफ खींच लेते हैं, ठीक है। आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस कोऑर्डिनेट किस में क्या पॉजिटिव होता है, एक्स पॉजिटिव होता है वाई पॉजिटिव होता है। तो ए का कोऑर्डिनेट चूंकि 3 4 दिया हुआ है तो दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि ए जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। बी का कोऑर्डिनेट -5 4 दिया हुआ है, इसका मतलब एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, इसका मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा और इसका मान -5 4 है, ठीक है। अब एक जो सबसे काम की बात है ना बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखो, दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है, यानी इसका भी कोऑर्डिनेट 4 है, इसका भी कोऑर्डिनेट 4 है। इसका मतलब है कि इसकी जो ऊंचाई होने वाली है ना, एक्स एक्सिस पे जो ऊंचाई होने वाली है, वो ऊंचाई हमेशा क्या होने वाली है, समान रहने वाली है। यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ फिर से ध्यान में रखना कि अगर y कोऑर्डिनेट
वाई कोऑर्डिनेट सेम हो, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट अगर सेम है तो दो बातें यहाँ से आप निकाल सकते हो कि एक्स एक्सिस के वो पैरेलल होगा या वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा। ये दोनों बात हो जाएगा क्या, अगर वाई कोऑर्डिनेट सेम है। अगर दो कोऑर्डिनेट का वाई कोऑर्डिनेट सेम है तो एक्स पे या तो पैरेलल होगा या तो वाई पे परपेंडिकुलर कह सकते हो। और अगर किसी क्वेश्चन में एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा तो यहाँ पे दो बातें निकल के आएगी, या तो y के पैरेलल होगा या तो x पे परपेंडिकुलर होगा। बस सिंपल सा ट्रिक रखना है ध्यान में, ठीक है। x y कोऑर्डिनेट के लिए ये और x कोऑर्डिनेट के लिए ये। y कोऑर्डिनेट के लिए x के समानांतर, ऐसे भी आप बोल सकते हो, और इस पे लंबवत, ठीक है, लंबवत, समानांतर और लंबवत। अब अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे कह रहा है कि ए बी रेखा जो है एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पे। देखो ये कंडीशन सही है? नहीं है, क्योंकि हमारा वाई कोऑर्डिनेट वाला टर्म है, यानी एक्स पे तो परपेंडिकुलर नहीं है, ये तो वाई पे परपेंडिकुलर है। दूसरा, ए बी वाई पे परपेंडिकुलर है, ये आपका ऑप्शन सही है, वेरी गुड। तीसरा ऑप्शन भी अगर देखोगे तो ए बी वाई अक्ष के समानांतर है, तो नहीं है क्योंकि वो एक्स अक्ष के समानांतर है। तो आप उस तरह से कंडीशन को देख के ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। याद रख लेना वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या केस होने वाला है और एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी सममित आवर्ती वितरण के लिए, ठीक है, कैसी आपका दिया हुआ है आवर्ती वितरण सममित, ठीक है। इसमें से कौन सा कंडीशन सही होगा देखना। सममित वाले में ये तीनों बराबर होता है, यानी माध्य, बहुलक और माध्यक तीनों का तीनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कब, किस केस में, जब हमारा वो सममित आवर्ती वितरण होगा। क्लियर है? इसको ऑप्शन को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि नीचे दी गई आकृति से ट्रायंगल BDE के सभी कोणों को निकालना, यानी कि ट्रायंगल BDE बन रहा है, ठीक है, इसके सभी कोणों को निकालना। अगर ये फिगर आपको दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं तो मैं अच्छे से इस फिगर को फिर से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सर्कल है, ठीक है। चलिए, ये रहा B, ये रहा D और ये रहा E, ये तीनों एंगल निकालना है। और इधर साइड में दिया हुआ है A, ठीक है, और इधर दिया हुआ है C। आपको ये एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री और ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। ट्रायंगल BDE के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब पहले B एंगल निकालना है, फिर D एंगल निकालना है और फिर E एंगल निकालना है। तो अभी आपको अगर नीचे अगर यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, मैं अभी कलर चेंज करता हूँ जिससे आपको क्लियर होगा थोड़ा सा। चलिए, यहाँ पे देखो बेटा, ये 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री। ये कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा पेन का? चलिए, ये आपका 70 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है। तो आपको पता है कि लीनियर पेयर में तीनों का योगफल, यानी कि इस जगह पे तीनों का योगफल 180 डिग्री होगा, ठीक है। यानी 70 डिग्री, मान लो इस का नाम x दे देते हैं, तो 70 प्लस x प्लस 60 बराबर कितना, 180 डिग्री। यहाँ से निकालोगे 130 प्लस x। पिछले वीडियो में भी बताया था कि रैखिक युग्म जो होते हैं, रैखिक युग्म का तीनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ पे x का वैल्यू 50 आ गया, ये रहा आपका 50 डिग्री, ठीक है। ये आपका रह गया 50 डिग्री, ठीक है। ये आ गया आपका 50 डिग्री। अब आओ, अगर इस रेखा को थोड़ा बढ़ा दो, ED रेखा को, और आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि AC रेखा समानांतर है ED के, ठीक है। AC रेखा किसके समानांतर है, ED के। और समानांतर रेखा के बारे में आपको पता है कि अगर आपको समानांतर रेखा के बारे में प्रॉपर्टी नहीं पता तो थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। एक बच्चा मैसेज किया था कि थोड़ा समानांतर रेखा के बारे में बता दीजिएगा, ठीक है।
सबका नाम दे देते हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। ठीक है, तो ये जो कोण आप देख रहे हो ना 5 और 4, ये देखो अल्टरनेट एंगल कहलाता है, एकांतर कोण कहलाता है, एकांतर कोण कहलाता है। और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी एंगल 4 किसके बराबर होगा, एंगल 5 का। ठीक है, और 4 देखो यहाँ पे 7, ये दोनों, ठीक है, जिस पे भी तीर का निशान मैंने लगाया है, ये संगत कोण कहलाता है, यानी एक के बाद जो छूट के दूसरा कोण होगा उसको संगत कोण कहते हैं। और संगत कोण भी आपस में बराबर होता है, एंगल 4 बराबर होगा एंगल 7 के। और 4 और 2 यहाँ पे देखो आमने सामने है ना, तो इसको हम लोग सम्मुख कोण कहते हैं। और सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होता है, और इस हिसाब से अगर देखोगे तो एंगल 4 बराबर होगा एंगल 2 के। तो इस हिसाब से अगर आप देखो तो 60 डिग्री और ये एंगल डी, ये दोनों आपका क्या है, एकांतर कोण है, इसका मतलब ये 60 डिग्री होगा। और 70 डिग्री, ये 70 डिग्री ये वाला, और एंगल ई ये भी एकांतर कोण है, तो ये भी 70 डिग्री होगा। और इस तरह से एंगल बी का जो मान आ गया हमारा 50 डिग्री, एंगल सी का डी का मान आ गया 60 डिग्री, और एंगल ई का मान आ गया 70 डिग्री। तो 50, 60, 70 जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी सही होगा। यानी हमारा त्रिभुज बी डी का जो सारे एंगल्स होंगे वो हमारे होंगे 50, 60 और 70। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत क्रमित बट्टा वाला क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखना। कहता है कि 400 रुपया अंकित मूल्य के, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं अंकित मूल्य कितना बेटा, 400। एकदम ध्यान से इसको देखिएगा। एक खिलौना गाड़ी को 8% के 2 क्रमिक बट्टे, ठीक है, 2 क्रमिक बट्टा दिया है, ठीक है, क्रमिक बट्टा दिया है। और ये कितने प्रतिशत का दिया है, 8% का बेचा गया, बेच दिया उसको, ठीक है, क्रमिक बट्टे के हिसाब से बेचा। यदि दुकान 16% का अकेला बट्टा देता, मतलब कि अब दूसरे केस, यानी केस फर्स्ट में क्या किया बेचारा कि 400 रुपये वाला अंकित मूल्य को 2 क्रमिक बट्टा 8% का दिया और बेच दिया। लेकिन दूसरे केस में कहता है कि ये ऐसा नहीं किया। दूसरे केस में क्या किया कि अकेला बट्टा दिया, और अकेला बट्टा दिया, और कितने प्रतिशत का अकेला बट्टा दिया, 16% का। तो कहता है कि उससे होने वाली हानि होगी, मतलब उसको कितना नुकसान होगा अगर वो दोनों केस में बेचता है, तो दूसरे केस में उसको कितना नुकसान होगा। पहले केस में क्या किया, 8% का 2 क्रमिक बट्टा दिया है, और दूसरे केस में अकेला 16% का बट्टा दिया। तो यहाँ पे एक जो ट्रिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ उसको याद रखना कि 2 क्रमिक बट्टे D1 और D2 हो तो इसके समतुल्य अकेला बट्टा का ये फार्मूला याद रखना। आप समतुल्य अकेला बट्टा का फार्मूला याद रखना है, D1 प्लस D2 प्लस D1 गुने D2 बट्टे 100। ये फार्मूला याद रखना है। यानी D1 मतलब पहला बट्टा, पहला डिस्काउंट, D2 का मतलब दूसरा डिस्काउंट, और इसका मतलब D1 इंटू, इसको याद रखना है। चलिए केस फर्स्ट के हिसाब से इसका समतुल्य बट्टा निकालते हैं। केस फर्स्ट के हिसाब से इसका समतुल्य बट्टा निकालते हैं। तो केस फर्स्ट में 2 क्रमिक बट्टा 8% का है, यानी D1 का मान भी 8% है और D2 का मान भी 8%। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समतुल्य बट्टा। तो फार्मूला पे डाल देंगे 8 प्लस 8 गुने 8 बट्टे 100, यानी कि 16 प्लस 64 बट्टे 100,
यानी कि 16 प्लस 0.64 यानी कि 16.64%, ये इसका समतुल्य बट्टा हो गया। पहले केस में इसका समतुल्य बट्टा कितना, यानी टोटल मिला के इतने परसेंट का डिस्काउंट मिला है। और आपको केस सेकंड में देखोगे तो अकेला जो बट्टा दिया हुआ है, अकेला जो बट्टा है वो 16% का है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ अंतर नज़र आ रहा होगा दोनों में, तो यही हमारा हानि होगा, यही हमारा डिफरेंस होगा, यही हमारा अंतर होगा। तो अंतर निकालोगे तो 16 में घटाओगे 16.64 को, तो -0.64, माइनस को हम लोग निगलेक्ट करते हैं, 0.64, ठीक है, निगलेक्ट करते हैं। ठीक है, माइनस को हम लोग निगलेक्ट करते हैं, चलिए निगलेक्ट करते हैं। तो अब आप निकालोगे कितना हानि, यानी कि हानि या लाभ जो भी बोलो, हानि यहाँ पे निकालोगे तो अंकित मूल्य कितना था बेटा, इतना परसेंट हो गया हमारा अंतर, ये हमारा 0.64% का अंतर हुआ, लेकिन कितने पे, तो 400 पे, यानी 400 का 0.64%, यानी कि 400 गुने 0.64 बटे 100, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ये 100 से कैंसिल हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 64 बटे 100, यहाँ निकालोगे 256 बटे 100, यानी कि 2.56 रुपये, यानी इतने का नुकसान हो जाने वाला है। और चलिए आते हैं हम लोग ऑप्शन में, और हमारा जो ऑप्शन है वो ए सही है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2.56। समझ में आया। सबसे जो मेन बात याद रखना बेटा ये कि अगर दो क्रमिक बट्टे दिए तो इसका जो समतुल्य बट्टा होगा उसके लिए ये फार्मूला काम करेगा, ठीक है। और फिर एकल बट्टा के हिसाब से आप उसको प्रॉफिट लॉस को काउंट कर सकते हो। चलिए एकदम भैया, अगर वीडियो पसंद आएगा इसके बाद तो भैया लाइक ज़रूर करना है, कमेंट भी करना है, और वीडियो को शेयर भी करना है। ये नहीं कि भैया इतने भी छोड़ देना है, जितना ज़्यादा आप अभी हम मुझे सपोर्ट करोगे भैया मैं आपके लिए उतना ही वीडियो बनाते रहूँगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। यदि समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5, ठीक है, ये पहला समीकरण है, और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 4x प्लस ky बराबर 10 के अनगिनत हल हो। अनगिनत हल होने का मतलब है इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो तो k का मान होगा। और ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने पूरा सॉल्यूशन कैसे बनाना है आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे, उसके लिए मैंने पूरा बता दिया था। और फार्मूला हमने बताया था कि a1 बट्टे a2 अनगिनत हल के लिए बराबर b1 बट्टे b2। अगर वीडियो को नहीं देखा बेटा तो भैया आगे स्किप मत करना, पीछे जाके पहले सारी वीडियो को देखो, सारा थ्योरी एक बाय एक करके डिस्कस कर रहा हूँ मैं इस सॉल्यूशन में ही। तो यहाँ पे a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2 है। मान डाल दो यहाँ पे, x का कॉफिशियंट 4 बट्टे सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 बट्टे 4 बराबर 3 बट्टे k बराबर 5 बट्टे 10, यही निकल के आने वाला हमारा। भैया किसी का भी तुलना कर लो k वाले से, तो यहाँ पे एक का तुलना कर लेते हैं, 2 बट्टे 4 बराबर 3 बट्टे k का ही तुलना कर लेते हैं। यहाँ काटोगे तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k का मान 6 आ जाएगा। चलिए फटाफट आइए ऑप्शन में देखते हैं k का मान 6। थ्योरी डिस्कस कर रहा हूँ इसलिए कभी कभी लंबा हो जा रहा होगा भैया, लेकिन जब आप बनाओगे तो इतना समय नहीं लगेगा आपको, क्योंकि आपको ऑलरेडी थ्योरी पता होगा तो आप फटाफट कैलकुलेशन कर लोगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ कहता है कि किन्हीं दो भिन्न बिंदुओं यानी दो अलग अलग बिंदु दिया है होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है। तो ऑब्वियसली दो बिंदुओं से होकर एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है, ऑप्शन ए। यह वन लाइनर क्वेश्चन है, इस पर बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 5% का बट्टा प्राप्त करने पर, एकदम ये ट्रिक आप ध्यान में रखना, एकदम एक लाइन में क्वेश्चन बनेगा। एक खरीदार 608 रुपया में, मतलब उसको बट्टा मिला कितने प्रतिशत का, 5% का, और कहता है कि उसके पास पैसा कितना था 608 रुपया। अब वो 2 किलो अधिक चीनी खरीद लेता है। यानी कि अगर वो पहले चीनी खरीद रहा था
बिना किसी डिस्काउंट का जितना चीनी उसको मिल रहा था, मान लो कि उसको 5 kg ही मिल रहा था, तो अब वो 2 किलो ज़्यादा यानी अब वो 7 किलो खरीद पाता है। यानी कि डिस्काउंट मिलने से उसे 2 किलो एक्स्ट्रा चीनी मिल रहा है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या था, यानी पहले चीनी किस रेट में बेचा जा रहा था। अभी तो डिस्काउंट करके बेचा गया इतना रुपया में, अब पहले का कीमत क्या था। तो क्वेश्चन का सेंस अगर समझो तो यहाँ पे ये कह रहा, यहाँ पे इस ट्रिक को ध्यान रखोगे तो आपका काम बन जाएगा। ट्रिक क्या है, यहाँ पे आपको रखना है राशि, मतलब कितना पैसा लगाया वो, गुने बट्टा प्रतिशत यानी डिस्काउंट कितना हुआ उसको, बटे एक्स्ट्रा किलो यानी एक्स्ट्रा कितना मिला उसको, यानी कि अधिक अधिक कितना मिला उसको, गुने 100 माइनस बट्टा प्रतिशत। ठीक है, ये हो गया मूल्य प्रति केजी, ये हो जाएगा मूल्य प्रति केजी निकल जाएगा आपको। ये इसका ट्रिक को ध्यान रखना है। फिर से इस ट्रिक को समझ लो। यहाँ पे लिखना भैया कितना पैसा उसके पास था, यहाँ पे कितना % डिस्काउंट हुआ, ये कितना अधिक मिला, और यहाँ पे 100 माइनस बट्टा। अब इस क्वेश्चन में देखोगे तो हमारे पास राशि था 608 रुपया, प्रतिशत बट्टा प्रतिशत 5% मिला, चीनी अधिक कितना मिला उसको, 2 kg, और इसलिए कीमत डाल दो फार्मूला पे प्रति केजी के लिए, तो 608 गुने 5 बटे 2 गुने 100 माइनस 5। बिल्कुल सेट कर दो, सेम फार्मूला पे सेट कर दो, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, फटाफट आप कैलकुलेशन करोगे आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे काटोगे तो 19 पचे 95, और यहाँ काटोगे तो 304, और इसको काटोगे तो ये 16 जमे कटेगा, यानी कि 16 रुपये प्रति केजी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आते हम लोग फटाफट आंसर में देखते हैं। ऑप्शन चूंकि इसमें नहीं है तो यहाँ आंसर होगा 16 केजी, 16 रुपये, रुपीज़ 16 प्रति केजी। चलिए आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एकदम ट्रिक पे भैया बने रहना, इस चैनल पे एक से एक ट्रिक मिलने वाला है कि बाकी बच्चे अपना समय बर्बाद करेंगे और आपको इस किसी भी क्वेश्चन को ट्रिक से बना लोगे। त्रिज्यखंड वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया ही था, और बताया था कि त्रिज्यखंड का परिमाप का फार्मूला पिछले वीडियो में डिटेल में समझा दिया था। थीटा बट्टे 360 डिग्री गुने 2πr प्लस 2r, और ये हमारा था। यहाँ पे देखो एक वृत्त का त्रिज्यखंड का परिमाप जिसका केंद्रीय कोण 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पे थीटा का मान 90 डालो, 2 पाई का मान यहाँ 22/7 डालो, गुने, और त्रिज्या कितना है बेटा 7 है, और यहाँ 2 गुने फिर से 7 डालो। बस फार्मूला पे पुट करना, कैलकुलेशन कर देना, आगे आंसर में कुछ है का। यहाँ काटोगे तो यहाँ 4 जमे कटेगा, यहाँ काटोगे 2 जमे कटेगा, यहाँ काटोगे 11, यानी 11 प्लस 7 दूनी 14, यानी कि 25 सेंटीमीटर। चलिए फटाफट ऑप्शन मार दीजिए बी ऑप्शन हमारा 25 सेंटीमीटर। एकदम भैया ट्रिक से बनाना है और ज़्यादा दिमाग ना लगाना है। आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में कहता है किसी त्रिभुज ABC, तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC। आगे बढ़ते हैं। PQ समानांतर है BC के, यानी ये जो हमारा BC है ना, इसी के समानांतर PQ एक लाइन है, ये पैरेलल है, यानी कि PQ पैरेलल है BC के। फिर कहता है AP की लंबाई 2 सेंटीमीटर, यानी AP की जो लंबाई है वो 2 सेंटीमीटर है, PB की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, AQ की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, और AC का मान ये पूरा मान पूछ रहा है, ये कितना होगा, और ये मान क्या होगा जबकि PQ क्रमशः AB और AC पर स्थित है, यानी कि AB पर
पी स्थित है और क्यू जो है AC पर स्थित है। तो ऐसे त्रिभुज के लिए एक हमारे पास फार्मूला है, ठीक है, मैं बता देता हूँ। अगर समानांतर कोई भी सरल रेखा किसी दूसरे भुजा के समानांतर हो तो ऐसे जगह पे फार्मूला क्या काम करता है कि AP बटे PB बराबर AQ बटे QC, ये फार्मूला याद रखना है। AP बटे PB बराबर क्या होता है, AQ बटे QC। इसी फार्मूला का इस्तेमाल यहाँ करने वाले हैं। यानी कि आपको मैं फिगर में थोड़ा सा समझा दूँ, ठीक है, तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये लंबाई AP है और ये लंबाई PB, यानी इसका अनुपात, इस साइड में इस दोनों का अनुपात और इस साइड में इस दोनों का जो अनुपात होता है वो हमेशा बराबर होता है जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला में मान बैठाते हैं हम लोग। तो AP के जगह पे 2 डालेंगे, PB की जगह 6 डालेंगे, AQ की जगह 4 डालेंगे और इसका मान नहीं पता है तो हम लोग इसके जगह क्या रखने वाले हैं, x, और कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। और यहाँ से गुना करोगे तो यहाँ पे 12, x का मान 12 आ गया, यानी यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर। क्योंकि आपको AC का लंबाई पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, पूरे AC का लंबाई पूछ रहा है, तो ठीक है, AC का लंबाई तो यहाँ पे 12 + 4 यानी कि कितना हो जाएगा, 16। यानी यहाँ जो आंसर हो जाएगा, यहाँ भी ऑप्शन नहीं है, 16 सेंटीमीटर ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, आपके समझ में आ गया कि समानांतर के रूप में दिया रहेगा तो हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। समानांतर होगा तो उस दोनों भुजाओं का जो अनुपात होगा जिसको वो विभाजित करेगा वो हमेशा बराबर होगा। चलिए आइए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इस क्वेश्चन में आपको कह रहा कि यदि Px Fx जो है वो आपका कितने के बराबर है, x² माइनस P इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी, और इसके दो मूल दिए गए हैं अल्फ़ा और बीटा, तो आपको निकालना है अल्फ़ा प्लस 1 बीटा प्लस 1 बीटा प्लस 1 का मान। तो बहुपद के केस में बताया था कि अगर कोई बहुपद ax² प्लस bx प्लस सी के रूप में कोई बहुपद दिया हुआ है और इसके दो मूल अगर अल्फ़ा और बीटा है तो हमने फार्मूला इससे पहले पढ़ा हुआ था कि अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस b बटे ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला होता है c बटे ए, ठीक है। हम लोग इसी का यूज़ करने वाले हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बहुपद दिया हुआ है fx, क्या दिया हुआ है बेटा, x² माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले बहुपद के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, माइनस पी माइनस सी, और यहाँ से x² माइनस पी एक्स माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो p प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो a का मान आपको 1 मिल जाएगा क्योंकि इसका गुणांक 1 है। x का गुणांक देखोगे यानी b का मान देखोगे तो माइनस p आ जाएगा, और अचर पद देखोगे तो यहाँ पे अचर पद कितना है, माइनस p प्लस सी। अब हम लोग इस फार्मूला को यूज़ करेंगे। हम लोग को पहले से पता है कि फार्मूला मूलों का योगफल का फार्मूला कितना होगा, माइनस b बटे ए, यानी कि माइनस b की जगह माइनस p डालोगे, a की जगह 1 डालोगे और यहाँ से माइनस माइनस प्लस होके p हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालोगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा के लिए क्या हो जाएगा, c के जगह पे डाल दोगे माइनस p प्लस सी और a की जगह 1 डाल दोगे यानी माइनस p माइनस सी। क्लियर है, आपको अल्फ़ा प्लस बीटा का भी मान मिल गया और अल्फ़ा इंटू बीटा। और आप अगर क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो इतना लिखना नहीं है भाई, आपको दिमाग में यहाँ a समझना है, इसको b समझना है, इसको c समझना है और कैलकुलेट कर देना है, ठीक है। आइए अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मान किसका निकालना था भाई, अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान निकालना था। मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फ़ा बीटा होगा, पहले को मल्टीप्लाई करोगे अल्फ़ा, यहाँ बीटा प्लस में आपका 1 हो जाएगा, इसको तोड़ोगे 1 बाय 1 गुना करोगे तो अल्फ़ा बीटा का मान आपका, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान माइनस p माइनस सी है इस जगह से, और अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आपका p है, प्लस में 1 है, p से p कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से अगर आप निकालोगे तो 1 माइनस सी, और अगर आप ऑप्शन में जाके देखो तो 1 माइनस सी आपका कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी सही है।
समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। बिंदु में 3 2 और -3 2 दोनों अवस्थित हैं, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है भैया? 3 2, और बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है? -3 2। इसको हम लोग एक्सेस पे अगर फटाफट ड्रॉ करें, 3 2 ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगा और x का मान नेगेटिव है, y का मान पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। इस पे इसी वीडियो में पीछे ट्रिक भी बताया, बट उतना ज़्यादा उस कॉन्सेप्ट को नहीं यूज़ करके दूसरे कॉन्सेप्ट से यहाँ लिखना है। y x अक्ष पर है तो ऑब्वियसली x अक्ष पे नहीं है, ठीक है। ये दोनों बिंदु x अक्ष पे नहीं है, y अक्ष पे भी नहीं है, x अक्ष की एक और है, ऑब्वियसली x अक्ष के ऊपर है ये, ठीक है। और x अक्ष के दोनों और है, ये गलत है, एक ही तरफ है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, x अक्ष की एक और है, यानी कि ये ऊपर के साइड में एकदम। इसको प्लॉट करके आप फटाफट देख सकते हो। चलिए, इसका ट्रिक मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, वहाँ जाके आप देख सकते हो कि n विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य, ठीक है। तो मैंने इसका एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ, लेकिन मैं बता देता हूँ यहाँ पे भी। n विषम प्रथम, यहाँ पे बजाय रखना प्रथम बात की है, प्रथम भी मैं लिख देता हूँ। प्रथम n विषम संख्याओं का योग का जो फार्मूला हमारे पास है वो क्या है भाई? n विषम संख्याओं के n²। और यहाँ पे मैंने ट्रिक में माध्य बताया भी है। माध्य का मतलब सभी का योगफल बटे कुल संख्या। यहाँ से काटोगे तो फाइनली आंसर क्या आएगा? n। ऑलरेडी वीडियो में ट्रिक में बना हुआ है, आप वीडियो जाके देख लेना, उसमें हमने नंबर सिस्टम में पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इस क्वेश्चन में कि 3 + 2√5 एक संख्या है, यानी कि 3 + 2√5, और √5 एक अपरिमेय संख्या है। और आपको पता है कि किसी भी अपरिमेय संख्या में किसी भी संख्या को जोड़िएगा वो अपरिमेय ही रहेगा, यानी ए ऑप्शन है। यानी कि सिंपल सी बात है, अपरिमेय संख्या जोड़ घटाव किसी भी रूप में होगा तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही रहेगा। नेक्स्ट, अब आपको इसमें दिया हुआ है कि cos 0 डिग्री प्लस √2 सेक 45 डिग्री माइनस √3 tan 30 डिग्री का मान होगा। भैया मान निकालना है। cos 0 का मान सबको पता है 1 होता है, मान याद कर लेना भाई। और सेक 45 का मान अगर आप ध्यान दोगे तो इसका मान होता है √2, ठीक है। cos 45 का 1/√2, सेक 45 का √2, और tan 30 का मान होता है 1/√3। यहाँ से इसको काट लोगे, यानी 1 + 2 - 1, 1 से 1 भी कटेगा, और यहाँ पे क्या बच गया फाइनली? 2, यानी ऑप्शन सी। भैया मान बैठाना है, इसमें तो कुछ दिमाग लगाना नहीं है, वैल्यू यूज़ करना है, बना। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इससे पहले पूछे गए सारे क्वेश्चंस आपको बताया जा रहा है। अब इस क्वेश्चन में कहता है, यहाँ पे ध्यान से देखो, 2.1875 का कौन सा मान इसमें से होगा? भैया ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना। दशमलव को यहाँ पे हटाएंगे तो नीचे में हो जाएगा 4 0, और यहाँ से काटना शुरू कर देना है, ठीक है। 5 से काटोगे तो यहाँ पे 4875 आएगा, और इसको 5 से काटोगे तो यहाँ 2000 पचे 10,000। फिर से 4875 को काटोगे तो यहाँ पे 875 आएगा, और 2000 को काटोगे 5 से तो 400 आएगा। फिर से 875 को काटोगे 5 से तो आपका 175 आएगा, और 400 को काटोगे तो कितना आएगा? 80। 175 को फिर से 5 से काटोगे तो 35 आएगा, और 80 को 5 से काटोगे तो क्या होगा? 16। यानी ये बन जाएगा 35/16। 35 को लिख सकते हो 5 × 7, और 16 को लिख सकते हो 2 × 2 × 2 का पावर 4, ठीक है। अब ऑप्शन देख लो, 5 × 7 वाला कौन सा ऑप्शन है? ये वाला, और 2 का पावर 4, और नीचे में 5 का पावर 0 लिख दिया, तो 5 का पावर 0 का मान 1 है, लिखने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो ऑप्शन बी सही है। यहाँ पे बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, दशमलव उड़ा के कैंसिल आउट करना और गुणनखंड करके निकाल देना है। और ये आपका कब होगा? जब आप इसको तेज़ी से कैलकुलेट करोगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समतल के पास कितनी बीमाएँ होती है? एक समतल है ना, इसके पास 2 ही बीमा होगा। समतल के पास हमेशा 2 बीमा होता है, ठीक है। एक समतल है, एक रेखा है, उसके पास 1 बीमा है, समतल के पास 2 बीमा है, और किसी आयतन वाले फिगर में 3 बीमाएँ होती है। यह सिंपल सा ध्यान रखना। चलिए,
ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है भैया, लेकिन हम लोग ऐसे बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को हमेशा लगातार देखते रहिएगा। जब तक पूरे वीडियो को नहीं देखिएगा समझ में नहीं आएगा। इस फिगर को थोड़ा मैं अच्छे से बना लेता हूँ। यहाँ पे एक स्पर्श रेखा दी गई है, यहाँ पे आपका Q है, यहाँ से एक तिरछी व्यास खींचा गया है, यहाँ पे AB एक जीवा ली गई है, और यहाँ पे ये जो एंगल है ये हमारा 70 डिग्री है। ठीक है, ये जो एंगल है हमारा कितना है भाई, यहाँ लिख देता हूँ 70 डिग्री है, ये एंगल 70 डिग्री है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। आकृति PQR Q पर एक वृत्त की स्पर्श रेखा है जिसका केंद्र O है, ये आपका केंद्र O है। AB PR के समानांतर है, यहाँ पे ध्यान देना है। ये जो AB रेखा है ना, ये जो AB रेखा है ये और ये समानांतर रेखाएं हैं। ठीक है, और एंगल BQR, ठीक है, एंगल BQR का मतलब ये इस एंगल की बात कर रहा है। BQR जो हमने अभी 70 डिग्री लिखा है, ये इसकी बात कर रहा है। तो AQB बराबर है AQB, यानी AQB का मतलब ये एंगल पूछ रहा है कि ये एंगल कितना होगा। तो भैया ध्यान रखना है, एक फिगर आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ से आप समझ लेना, और इसमें कुछ है नहीं। अगर ये आपका दिया गया केंद्र से जाने वाली कोई, यानी व्यास कह सकते हो, त्रिज्या कह सकते हो, और ये स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पे टोटल एंगल कितना डिग्री होता है भाई, 90 डिग्री। यहाँ पे टोटल कितना होता है, 90 डिग्री। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा का पूरा, दूसरे कलर को यूज़ करता हूँ इससे क्लियर हो जाएगा। हाँ, ये पूरा का पूरा आपका 90 डिग्री है, और इसमें ये 70 डिग्री दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली ये जो आपका बनेगा वो कितना डिग्री बनेगा, 20, तभी जो जाके 70 20 90 हो जाएगा, यानी ये वाला जो भाग है ये 20 डिग्री होगा। अब आइए एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करते हैं कि अगर कोई त्रिज्या जो है वो जीवा को समद्विभाजित करते, समद्विभाजित का मतलब है बराबर बराबर भागों में, यानी ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और ऑब्वियसली ये दोनों जब आपस में बराबर होगा तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा, और अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो इसके आमने सामने का जो कोण होगा वो भी बराबर होगा। इसका मतलब ये भी आपका 20 डिग्री ही होने वाला है, यानी ये दोनों आधा आधा होगा। यानी अगर इस साइड वाला 20 डिग्री है तो ये वाला भी 20 डिग्री ही होगा, और दोनों को अगर ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और बाकी बच्चों के बीच में भी शेयर करिएगा, जिससे बाकी बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ जो आपको देने वाला हूँ एक से एक ट्रिक देने वाला हूँ। और आपने मेरे इस पूरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।